Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz. आज हम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का एक क्विक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी में एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने की एफ़र्ट्स की गई और इन एफ़र्ट्स के नतीजे में पीरियोडिक लॉ डिस्कवर हुआ और इस लॉ की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एक टेबल की फॉर्म में जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल की ख़ास बात ये थी कि उन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट करता था कि जो तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। इस पीरियोडिक टेबल में दो तरह की अरेंजमेंट्स हैं। एक वर्टिकल कॉलम्स हैं जो कि टॉप टू बॉटम हैं, उन्हें ग्रुप्स कहते हैं, जबकि हॉरिजेंटल रोज़ जो हैं उन्हें पीरियड्स का नाम दिया गया। सबसे पहले डुब्राइनर ने लॉ ऑफ ट्राइएड पेश किया। इस लॉ के मुताबिक फर्स्ट और थर्ड जो है एलिमेंट, उनके एटॉमिक मैसेस का एवरेज लिया जाए तो वो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मैस के इक्वल आएगा। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। अब कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मैस को सम करें और इसका एवरेज लें तो वो स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मैस के इक्वल आता है। तो ये जो है ये कहलाता है लॉ ऑफ ट्राइएड। इसके बाद न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। 1860 में कैनिज़ारो ने एलिमेंट्स के करेक्ट एटॉमिक मैसेज डिटरमिन कर लिए थे। तो 1864 में न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। अब इस लॉ के मुताबिक एलिमेंट्स को अगर 8 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज दिया जाए तो हर 8th जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से मिलती होंगी। इसका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है तो इसने क्या, ही नोटेड दैट देयर वाज अ रिपीटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ़ देयर वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। तो बेसिकली इसके जो अरेंजमेंट है वो म्यूज़िकल नोट से रिजेंबल करती है। म्यूज़िकल नोट में भी हर 8th जो नोट है वो फर्स्ट से मैच करता है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीफ वाज रशियन केमिस्ट और इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो 63 एलिमेंट्स, और मेंडलीफ ने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मैस की बेस पे। एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया था और इनको हॉरिजेंटल रोज़ में अरेंज किया था। हॉरिजेंटल रोज़ पीरियड्स कहलाती हैं। इसी तरह मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैस की बेस पर अरेंज किया जाए तो क्या होगा, रेगुलर इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में रेपिटेशन आएगी। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में रेपिटेशन आना। बेसिकली ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी मेंडलीफ की टुवर्ड्स द पीरियोडिक टेबल, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में कुछ लिमिटेशंस भी थी, कुछ फ्लॉज थे। एक ये था कि अगर तो एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया जाए तो एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं और उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, तो फिर आइसोटॉप्स की पोजीशन कहाँ आएगी। तो ही वाज फेल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, और एटॉमिक मैस की बेस पे कुछ एलिमेंट्स को इसने रॉन्ग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। तो ये इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद ज़रा देखिए कि मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है, मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या डिफरेंस है। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मैस की बेस पे था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे। इसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर एलिमेंट्स को आप एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करेंगे तो रेगुलर इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होंगी। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एच मूसले ने पेश किया था 1913 में, और इसने बेस बनाया था एटॉमिक नंबर को बजाय एटॉमिक मैस के। तो एटॉमिक नंबर को बेस बनाने की रीज़न क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है ये एटॉमिक मैस की निस्बत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है एलिमेंट टू एलिमेंट बाय 1, और साथ ही साथ कोई भी दो ऐसे एलिमेंट नहीं हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो एटॉमिक मैस की निस्बत एटॉमिक नंबर जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है।
नेक्स्ट देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये 1913 में एच मूजले ने मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ है पेश किया, तो उसकी बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और इसमें दो तरह की अरेंजमेंट है। लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट जो है, जिन्हें हम हॉरिजेंटल रोज़ कहते हैं, ये पीरियड्स कहलाते हैं, जबकि टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स जो हैं इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशंस बताई हुई हैं पीरियोडिक पीरियड्स की एंड ग्रुप्स की। ये सारी अरेंजमेंट जो है ये एटॉमिक नंबर की बेस पे है। ये नेक्स्ट देखिए ज़रा साइलेंट फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है कि पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजेंटल रोज़ हैं, यानी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं? 7। फर्स्ट पीरियड जो है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं जस्ट, ये आप पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं। सेकंड और थर्ड जो पीरियड है इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड है इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स जो है पीरियड इसमें 32 एलिमेंट्स हैं, और सेवन्थ पीरियड में 23 एलिमेंट्स हैं, और वो अभी तक इनकम्प्लीट है। इसी तरह एलिमेंट्स जो हैं ऑफ पीरियड, एक ही पीरियड में आने वाले तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, जबकि कॉलम जो वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है, तो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको 1 to 18 तक नंबर दिए गए हैं। और एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स जो हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स को ब्लॉक वाइज भी क्लासिफाई किया गया है। टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हैं। पहले दो जो ग्रुप हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17 तक ये पी ब्लॉक में आते हैं। इसी तरह ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक ये डी ब्लॉक में आते हैं, और नीचे दो हॉरिजेंटल रोज़ हैं जो कि लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ है, ये एफ ब्लॉक में आते हैं। अब यहाँ पे इस रिपार्टीशन देखिए कि जितने भी येलो कलर में हैं वो सारी मेटल्स हैं। इसके अलावा ब्लू कलर में नॉन मेटल्स हैं, और इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान कुछ मेटलाइड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल से रिजेंबल करती हैं। और लास्ट पे जो हैं वो नोबल गैसेस है, और नोबल गैसेस जो हैं वो इनर्ट होती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती। तो इस तरह ये ब्लॉक वाइज पार्टीशन की गई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब ये पीरियड वाइज कुछ है कि पहले पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं। दूसरा और तीसरा नॉर्मल पीरियड है, इसमें 8 हैं। चौथा पांचवां लॉन्ग पीरियड है, इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। और छठा और सातवां वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। छठे में 32 एलिमेंट हैं, जबकि सातवें में 23 हैं, लेकिन अभी वहाँ पे स्पेस बाकी है। इसी तरह ग्रुप वाइज बात करें तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसे अल्कली मेटल्स कहते हैं, और उसके वैलेंस शेल, तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा जो ग्रुप है इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह जो 13वां ग्रुप है, पहले 2 एस ब्लॉक में से थे, 13 से ऑनवर्ड जो हैं पी ब्लॉक में हैं। तो 13वां जो है इसे बोरोन फैमिली कहते हैं, इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 14th ग्रुप जो है इसे कार्बन फैमिली कहते हैं। 15th ग्रुप जो है नाइट्रोजन फैमिली है। 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। 17th ग्रुप हेलोजन फैमिली, और 18th ग्रुप जो है ये नोबल गैसेस हैं। तो इसी तरह ऑनवर्ड जो ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर से नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाता है। मैरिजेज़ या बाकी सेलिब्रेशंस पे, बाकी इवेंट्स पे फायरवर्क्स किया जाता है। बेसिकली ये चाइना की इन्वेंशन है, और चाइना ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसमें कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, और वो स्पेशल कलर प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से कुछ एलिमेंट्स यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और एलुमिनियम जो है इनको पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। बाकी कुछ एलिमेंट्स के साल्ट्स हैं, जैसे कि सोडियम जो है ये येलो कलर, कैल्शियम रेड कलर, स्ट्रॉन्शियम स्केरलेट, बेरियम ग्रीन कलर, और जबकि कॉपर जो है ये ब्लूइश ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। और इन मेटल्स के जो साल्ट्स हैं वो नाइट्रेट्स और क्लोरेट्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं ब्रिलियंस और बेटर शेडिंग के लिए। तो इस वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़।
सबसे पहले एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस है। बेसिकली एटम्स जो हैं उनकी कोई ख़ास बाउंड्री नहीं होती, उनका कोई फ़िक्स साइज़ नहीं होता, तो इस वजह से उनके साइज़ को मेज़र करना मुश्किल होता है। तो एटॉमिक रेडियस हम फाइंड करते हैं कि दो बॉन्डेड एटम्स जो हैं उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो एटॉमिक रेडियस होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज़ रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस। अब इसमें एग्जांपल दी गई है कि जो कार्बन है, दो बॉन्डेड एटम्स, उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो 154 पिकोमीटर है, तो इसका जो हाफ है वो एटॉमिक रेडियस होगा। तो कार्बन का एटॉमिक रेडियस 77 पिकोमीटर है। तो पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड की तरफ जाते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ़ शेल सेम रहते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगी और एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा। जबकि टॉप टू बॉटम ग्रुप में देखें तो ग्रुप में नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं, वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। इस तरह ग्रुप में एटॉमिक साइज़ जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा। अब टॉप टू बॉटम जो है साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ होगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक शील्डिंग इफ़ेक्ट है। शील्डिंग इफ़ेक्ट बेसिकली जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है और इस इफ़ेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्चुअल जो चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज उसकी निस्बत कम न्यूक्लियर चार्ज कम अट्रैक्शन फील करते हैं, जिसे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं कि वैलेंस शेल एक्सपीरियंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज दैन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और बेसिकली इसकी रीज़न जो है वो शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस felt by the valence shell electron and this is called shielding effect। अब पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जो है नंबर ऑफ़ शेल सेम रहते हैं, तो पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जबकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से सबसे लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है 496 किलो जॉल पर मोल। अब सोडियम में इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी। 496 किलो जॉल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो एब्जॉर्ब एनर्जी को पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड की तरफ जाएं तो लेफ़्ट टू राइट हम पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसको निकालना मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इस वजह से लेफ़्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। टॉप टू बॉटम बात करें तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है। इस वजह से ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। किसी भी गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये फ्लोरीन की यहाँ एग्जांपल दी हुई है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -328 किलो जॉल पर मोल है। क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होती है इस वजह से नेगेटिव साइन से शो किया जाएगा। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड भी सेम है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी का है। ये भी लेफ़्ट टू राइट जो है इंक्रीज़ होगी, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ होता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। और टॉप टू बॉटम बात करें तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है वैलेंस शेल पर, तो इस वजह से क्या होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी कम रिलीज़ होगी। तो इसका ट्रेंड देखें तो पीरियड में इंक्रीज़ और ग्रुप में डिक्रीज़। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि दो बॉन्डेड एटम जो हैं
उनमें से किसी एटम की एबिलिटी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो इस एबिलिटी ऑफ एटम को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी ज़रा डेफिनेशन देखिए, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका ट्रेंड देखें तो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है वो कम होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, साइज़ बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होगी। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है, जो कि हैलोजन है। इसकी वैल्यू है 4। बाकी तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ फ्लोरीन से ही कंपेयर करके निकाली जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एटॉमिक रेडियाई जो है ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो हम पढ़ चुके हैं कि पीरियड में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होते हैं जबकि ग्रुप में डिक्रीज़ होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। Mendeleev periodic table was based on atomic mass. Long form of periodic table is constructed on the basis of atomic number. जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो है लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आयोडीन की है। आयोडीन की लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तमाम हेलोजेंस में से, जो कि गिवन ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है लॉन्ग द पीरियड विच वन विल डिक्रीज, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है, बाकी तीनों जो है पीरियड में इंक्रीज़ होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं तमाम मेटल्स होती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है किलो जॉल पर मोल में मेजर की जाती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है और पीरियड में ये इंक्रीज़ होती है, तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो भी किलो जॉल पर मोल में मेजर की जाती है, ये भी रिलीज़ ऑफ एनर्जी है और पीरियड में ये भी इंक्रीज़ होती है, तो सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।